जी का बयान, कहा हालात बने तो सूबे का मुख्यमंत्री बनने को हूं मैं तैयार। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सुनामी की तस्वीरें आई सामने। वीट बीच के पास कई इलाके पानी में डूबे। हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम एक बार आपको बता दें कि बहुत ही विस्तृत चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं, पल पल की जानकारी आपके सामने पेश कर रहे हैं। बदलती तस्वीर बिहार की, बिहार विधानसभा की चुनावों को लेकर मतगणना चल रही है और 100 सीटों से ज्यादा के रुझान सामने आ चुके हैं। दरअसल 114 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं 243 सीटों की विधानसभा में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर पटना में जश्न का माहौल है, पटाखे दगाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि रुझानों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटना में ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बिहार में बनने वाली है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पटाखे दगाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से वहां ऐसा लोग मान रहे हैं, आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बीजेपी की जीत इस बार के चुनाव में होकर रहेगी। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, ये रुझान है, शुरुआती रुझान है और हम कह सकते हैं कि ये रुझान बदल भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो फासला है वो कम होता दिखाई दे रहा है। 63 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि 52 सीटों पर महागठबंधन आगे है। अगर आप पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे है, जेडीयू 33 सीटों पर आगे है। उसके साथ साथ अगर आप महागठबंधन की बात करें, अगर हम एनडीए की बात करें, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी 7 सीटों पर आगे है और आरएलएसपी 3 सीटों पर आगे है और एचएएम 5 सीटों पर आगे है। उसी तरीके से अगर आप महागठबंधन की बात करें, 33 सीटों पर जेडीयू आगे है, आरजेडी 17 सीटों पर आगे है और 5 पर कांग्रेस। कुल मिलाकर 55 सीटों पर महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 63 सीटों पर एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। रमेश, ये जैसे जैसे फासला कम हो रहा है, मुझे लगता है कि अब सेलिब्रेशन लालू प्रसाद यादव के घर पर ज्यादा होता दिखाई देगा। ये खुशी की बात है कि दोनों सेलिब्रेशन तो कर ले, कम से कम नतीजे कुछ है। लेकिन आप एक देखिए, एक ट्रेंड जो है बैलेट का, जो ट्रेंड है वो ये दिखाता है कि जिस तरह शहरी मतदाताओं में बीजेपी को लेकर एक आकर्षण है, वही आकर्षण नीतीश कुमार को लेकर भी है। और यही कारण है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो बहुत ज्यादा फासला रुझानों में नहीं दिखा, इसका मतलब नीतीश ने अपनी जो विकास वाली जो छवि है उसको बरकरार रखा है। और कम से कम वो जेडीयू और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है अभी तक गठबंधनों के लिहाज से, यानी कुल मिलाकर ये स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा कर रहा है, यानी दोनों अपनी ओर से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। गिरिजा जी, ये सवाल अगर हम आपके सामने रखें, नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान सबसे पहले कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त रही और इसका श्रेय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार को जाता दिखाई दिया। वो तमाम अप्रवासीय बिहारी जो आज एनआरबी जिससे लोग कहते हैं, अप्रवासीय बिहारी, उनका ऐसा मत है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, विकास भी एक तरह से हुआ है, लेकिन नौकरियों की बात, जो आर्थिक विकास की बात, आर्थिक तरक्की की बात, वो बिहार में नहीं हो पाती है। क्या इसी का एक तरह से हम प्रतिकरण देख रहे हैं, जहां जेडीयू और बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए, इन दो पार्टियों पर लोगों का भरोसा है? नहीं, देखिए, जो चुनाव है मोटे तौर पर इन्हीं दो पार्टियों के बीच में है, क्योंकि बाकी जो पार्टियां चाहे इस गठबंधन में हो या उस गठबंधन में हो, वो साइड पार्टनर है। लालू यादव को जरूर 100 सीटें दी गई हैं, लेकिन लालू यादव मेजर पार्टनर नहीं है। चुनाव जो है वो नीतीश और मोदी के बीच में है। जहां तक विकास की बात है, तो नीतीश कुमार ने अपने 10 साल के शासनकाल में विकास किया या नहीं किया, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीति इस मामले में सफल रही है कि वो 10 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया है। आज भी जो चुनाव प्रचार हुआ, उस चुनाव प्रचार में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार पर हमला कम हुआ, लालू यादव पर हमला अधिक हुआ। यदि नीतीश कुमार पर हमला हुआ, दिल्ली में जो आपने गलतियां की थी वो उसका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि आप जितना अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते रहे, उतना जनता उनके प्रति लामबंद होती गई और बीजेपी स्ट्रैटेजिक तौर पे गलती बिहार में नहीं दोहराना चाहती थी। दिल्ली और बिहार में बुनियादी अंतर यह है कि यहाँ पर 10 साल की सरकार है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहां केजरीवाल बिल्कुल नए थे, तो इसलिए दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पर 10 साल के बाद भी यदि नीतीश कुमार के ऊपर कोई बड़ा आरोप बीजेपी नहीं लगा पाई, और यही कारण है कि उन्होंने जंगल राज की बात की तो लालू यादव को लेकर
की। लालू यादव पर उन्होंने हमला किया, नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया। मैं एक बात गिरिजा जी यहाँ पर कहूँ, बहुत छोटी सी बात, आंकड़े की बात कर ले एक, बिल्कुल हम लोग तुरंत वापस आते हैं। तकरीबन 70 सीटों पर महागठबंधन एनडीए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और महागठबंधन 55 सीटों पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अपने आप में जो अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि या तो फासला बढ़ता है या घटता है, लेकिन हाँ 126 सीटों के रुझान सामने हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 126 सीटों के आधार पर अगर यही ट्रेंड्स बने रहे तो एनडीए वाकई में खुशी मना सकती है, बिल्कुल जो स्थिति बनती दिख रही है। स्ट्राइक रेट देखिए बीजेपी का अजय 52 में है, यहां तक कि जेडीयू और आरजेडी का मिलाकर भी आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल स्थिति एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन यहीं पर मामला बन रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखती है और उसके सहयोगी नहीं रखते हैं एक फायदा तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है एनडीए गठबंधन के लिए। फायदा जो और ये स्थिति बहुत विचित्र हो जाएगी कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लें, बिल्कुल, लेकिन वो स्थिति शायद उनके सहयोगियों के बीच में ना हो। एक फायदा जो मिलेगा, जो ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है देश में, साहब इंटॉलरेंस है। मुझे लगता है जब वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण देंगे तो वहां से कहेंगे साहब कहां है इंटॉलरेंस, बिहार ने तो हमारे फेवर पे दे दिया वोट। इसमें ये डिबेट का बड़ा मुद्दा हो सकता है। शहनवाज हुसैन ने हमारे संवाददाता मितेश से बात की, आइए आपको दिखाते हैं। शहनवाज हुसैन जो कि बिहार में इकलौते एक तरह से देखा जाए तो मुसलमान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम लहरा रखा है, उनका क्या कहना, आइए जरा दिखाते हैं। लोग बात करते हैं शहनवाज हुसैन साहब से। शहनवाज हुसैन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। शहनवाज जी, क्या रुझान में क्या कहेंगे आप, जिस तरह से रुझान आ रहा है? ये भारी जीत है, ये विकास की जीत है। नरेंद्र मोदी की बात पर लोगों ने यकीन किया है और साथ दिया है। बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। इससे बढ़कर कोई बात बिहार के लिए नहीं, ये देश के लिए बड़ी बात है, क्योंकि बिहार तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार? 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। शुरुआत मांझी भी दावा कर रहे हैं भाई हम जीत रहे हैं, देखिए शुरुआती रुझान। चलिए, तो शहनवाज हुसैन का कहना है कि हम जीत रहे हैं और 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से हम जीतेंगे, ऐसा इनका कहना है शहनवाज हुसैन का। और नीतीश कुमार के गठबंधन की तरफ से जो भी दावा किया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी काफी इस समय कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, खासतौर से जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुकेश नायक साहब कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि महागठबंधन फासले के साथ लगातार पीछे है। क्या यह माना जाए कि लालू प्रसाद यादव के तमाम दावे, क्योंकि आपकी तरफ से उन्होंने ही सिर्फ दावे किए हैं, वो दावे फलित नहीं होते दिखाई देंगे? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि जो पोस्टल बैलेट है ये शहरी क्षेत्रों का ज्यादा होता है। दूसरा, ईवीएम मशीन के जब पूरे रुझान आ जाएंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के भी रुझान होंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी। अभी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत नजदीकी संघर्ष है। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में यह है कि 1980 से लेकर अगर 2010 को केवल छोड़ दें, 2010 एक्सेप्शनल है, तो मुझे लगता है कि जो अन्य राजनीतिक दल यानी निर्दलीय और दूसरे लोग जो जीतते थे 1980 में, तो 77 अन्य लोग जीते थे। अगर इस आंकड़े को आप देखें तो 1980 में 77, 1985 में 62, 1990 में 20, 1995 में 32, 2000 में 18, 2005 में 24 और 2010 में एक्सेप्शनली केवल 3 अन्य लोग जीते थे। मुकेश नायक साहब, तो अभी ये देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का एडवांटेज किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। एक सिचुएशन यहां पर आ रही है। आज हम सुबह से स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट शुरुआती रुझानों में बहुत खराब दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं महागठबंधन में सबसे बड़े इडियट आप दिखाई देंगे 3 इडियट में से? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, हमारा तालमेल न बिगड़े, इसलिए हमने सरलता पूर्वक जो सीटें हमें दे दी गई हमने उसको मंजूर कर लिया। और ज्यादातर हमें वो सीटें दी गई थी जिसमें जीतने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं थी। हमारी ये कोशिश थी कि महागठबंधन पूरे बिहार में जहां जहां भी लड़ रहा है कांग्रेस का पारंपरिक वोट वहां ट्रांसफर हो जाए। मुकेश जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि दरअसल महागठबंधन ने खैरात की सीटें कांग्रेस को दी हैं? अगर आप ये कहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भाई ये ऐसी सीटें थी जहां जीतना बड़ा मुश्किल था, तो ऐसे में चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? आप नैतिक समर्थन देते रहते?
नहीं, ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में चुनाव लड़ना भी पड़ता है, सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है और जिद्दोजहद भी करना पड़ती है। हमने कोई जिद्दोजहद नहीं की, हमने सरलता पूर्वक चुनाव लड़ा और हमारा उद्देश्य ये था कि जो धर्मनिरपेक्ष जो फोरम है वो बिहार में कमजोर ना हो और हम बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन के साथ में रहे। एक मिनट में अजय, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनडीए और महागठबंधन के बीच जो महागठबंधन ने बढ़त बना ली। बिल्कुल 71 सीटों पर महागठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है और 70 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। ये रुझान आ रहे हैं और ये अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अलग स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पटना में पटाखे दग रहे थे, शायद वहां शांति हो जाएगी अगर ये रुझान इस तरीके से आते हुए दिखाई दिए। और वो कहीं रिमांड में नहीं लिए जाए कार्यकर्ता जिन्होंने पहले पटाखे फोड़ दिए। तो आइए इन पार्टी वाइज अगर बात करें तो जेडीयू 44 सीटों पर आगे, आरजेडी 20 सीटों पर आगे, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों पर आगे, एलजेपी 9 सीटों पर, आरएलएसपी 3 और एचएएम 2 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर स्थिति यही बनती दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस कहीं बेहतर दिख रहा है और उनके सहयोगियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए, जेडीयू की तारीफ करनी होगी कि 44 सीटों के साथ जो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया नीतीश कुमार ने पोस्टल बैलेट के साथ साथ आगे तक, वो वाकई मतलब आप 10 साल के बाद कोई राजनेता अगर बिहार की पॉलिटिक्स में इसको गेन करता है, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। देवेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश जी, अभी तक जो शुरुआती रुझान आ रहे थे उसके हिसाब से एनडीए आगे चल रहा था, लेकिन अभी अभी जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 71 सीटों के रुझान दरअसल महागठबंधन के खाते में और 70 एनडीए के खाते में है। तो क्या ये ट्रेंड बदल जाएगा? पटाखे जो दग रहे हैं बुझ जाएंगे फिर तो? देखिए, ये जैसा कि आपने खुद कहा कि ये शुरुआती रुझान है, ये इसमें सीसॉ स्विंग होता रहेगा, लेकिन हमारा अपना मानना है कि हम जो हमारा बहुमत है और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, हम उसके नजदीक रहेंगे। ये हमारा मानना है और हमारा विश्वास है कि वो वैसा ही, जो अंतिम नतीजे जो आएंगे वो वैसे ही होंगे। सर, आपके विश्वास का कारण? हमारे विश्वास का कारण हमारी जनता है, हमारे संगठन की मजबूती है, हमारा जो अलायंस है, हमारा पॉलिटिकल और सोशल अलायंस जो है। बिल्कुल देवेश, और हमारे प्रधानमंत्री, हम आपको बीच में बस रोक रहे हैं। आइए जरा देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव का क्या कहना है। क्षमता या फिर लालू यादव और नीतीश कुमार का जो एक कॉम्बिनेशन था। देखिए, इस पूरे प्रयास के पीछे कई लोगों का योगदान है। कोई भी चुनाव कोई एक फैक्टर पर जीता नहीं जाता है, अनेक फैक्टर से, सभी फैक्टरों में हम अच्छा करने का प्रयास किया। पर 2 चीजों को मैं जरूर हाईलाइट करूंगा। एक तो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व का कोई कंपैरिजन हम किसी और नेता से कर नहीं सकते हैं। ये बहुत ऊंचे प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का है, वो शायद जरूर इस इलेक्शन में काम किया होगा। दूसरा, हमारा जो पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसको हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी ने बिहार में विशेषकर बहुत मेहनत करके स्वयं पर्यवेक्षण करके चलाया है। ये 2 फैक्टर्स तो जरूर महत्वपूर्ण होंगे, बट अंततोगत्वा मैं जैसा कह रहा हूं, चुनाव अनेक फैक्टर्स पर निर्भर होता है, तो जीत कई फैक्टरों के आधार पर होती है। तो सारे फैक्टर्स में हमने अच्छा किया होगा, इसलिए कुछ अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है। तो मुताबिक फाइनल टैली क्या है? 140 प्लस करेंगे? मैंने जैसे कहा, सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत जरूर हमको मिलेगा। उससे आगे कितना आगे जाएंगे अब देखेंगे, रिजल्ट आने दीजिए। राम माधव एक बहुत बड़ी कड़ी माने जाते हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच में। और रमेश, 154 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 154 सीटों के रुझान के आधार पर अभी एनडीए गठबंधन 80 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 71 सीटों पर आगे है। अभी बीच में स्थिति थी कि महागठबंधन आगे चल रहा था और एनडीए पीछे। विनोद अग्निहोत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर क्या यह कहना सही होगा कि एनडीए वाकई में बिहार के चुनाव में कमाल दिखा सकता है? क्योंकि एनडीए की तरफ से अगर ये जीत हासिल होती है तो शायद अप्रत्याशित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम बिहार में कोई वैसा औचित्य था नहीं आज से बहुत पहले तक। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं एक पल के लिए रोकूंगा। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं वो जल्दी से आपको सुना देते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। And surely they will vote for development,
for the vision which Government of India has outlined for them, the BJP has outlined for them, the NDA has outlined for them. Sir, Lalu and Nitish has been attacking BJP for a lot of agenda. Today the campaign is over, now the day is of counting. Let's wait for the result. Thank you. तो आपने अभी देखा कि भारतीय BJP has outlined for them, the NDA has outlined for them. Sir, Lalu and Nitish has been attacking BJP for a lot of agenda. Today the campaign is over, now the day is of counting. Let's wait for the result. Thank you. तो आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बहुत बड़ी बात या बड़े दावे करने से बचने की कोशिश में है। विनोद जी, अभी मुझे लगता थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि जिस तरह की जो टैली आ रही है 71 और 80 की, पहले आप शुरू में देखिए बहुत फासला हो गया था एनडीए और जेडीयू गठबंधन के बीच में एक चैनल पे था, अब वो फासला काफी सिमट गया है। तो मुझे लगता है मुकाबला कड़ा है, अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर एनडीए जीतता है तो निश्चित है उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद उसकी झोली में एक राज्य अपनी तरफ फिर से जाएगा। लेकिन अगर हारता है तो उसके लिए एक नई चुनौती होगी कि बिहार को लेके अपनी राजनीति को फिर से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, जबकि जेडीयू 44 सीटों पर अपनी बढ़त के साथ आगे है। आरजेडी 20 सीटों के पर बढ़त बनाए हुए, एलजेपी 9, आरएलएसपी 3, एचएएम 8 और दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन की बात करें तो वहां पर आरजेडी बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिखाई दे रही, 20 सीटों पर है और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन उस लिहाज से बहुत अच्छा लगा, पिछली बार तो बहुत कम में सिमट गए थे, कम से कम रुझानों में तो 7 सीटों में दिखाई दे रहे हैं। मुकेश नाइक जी को इस पर खुश होना चाहिए। मुकेश जी, अभी आपने कहा कि आपको दरअसल ऐसी सीटें दी गई जो ज्यादातर ऐसी थी जिसमें जीतने का बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन 41 में से 4 सीटों पर अगर आपके उम्मीदवार हैं जो कि आगे चल रहे हैं तो लगता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेगा, राहुल गांधी के लिए बहुत दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये तो पूरे जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हम इस पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बेहतर स्थिति लगती है क्योंकि 40 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था और पहले भी हमने आपको बताया कि ये सीटें हमें वो दी गई थी जो बिल्कुल रिजेक्टेड सीटें थी, जिस पर बहुत कम गुंजाइश थी और हमारी कोशिश ये थी कि बाकी बिहार की अन्य सीटों पर जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट हो ये महागठबंधन के साथ शिफ्ट कर जाए ताकि हम बीजेपी को हरा सकें। तो लेकिन मुकेश नायक साहब, आपका ये कुतर्क लग रहा है, कोई राजनीतिक दल ऐसी सीटें क्यों लेगा जहां उसे पता है मैं हारूंगा ही हारूंगा। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आपकी इस बात से सहमत होगा, और वो भी इस क्रूशियल टाइम में जब आप एक के बाद एक चुनाव हार चुके, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं आप बिहार में हारेंगे ऐसी सीटों को लेकर जहां जीतने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश ना हो। और अभी ये बड़ी खबर मैं क्षमा चाहता हूं मुकेश जी, बड़ी खबर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरह से बिहार में पहली बार अपनी पैठ बनाने की कोशिश की और 82 सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार के आगे चलने की खबर आ रही है। अगर यही ट्रेंड रहा, अगर इसी तरीके से रुझान रहे तो हो सकता है कि बिहार में एमआईएम का खाता खुल जाए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में कम से कम अपनी जगह बना सके। हालांकि ये माना जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का अपरोक्ष रूप से समर्थन हासिल था ताकि किसी भी तरीके से जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसमें सेंध मारी जा सके। लेकिन क्या वाकई में एमआईएम वहां यानी कि बिहार में अपना वर्चस्व हासिल कर पाएगा? क्या वाकई में एमआईएम अपना खाता खोल पाएगा? ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा और हर किसी की नजर इस पर रही। जो अमित शाह ने जिसको स्ट्रैटेजी की जाती है, हालांकि पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं इसमें साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुलायम सिंह यादव को महागठबंधन से अलग करना, पप्पू यादव की पार्टी को वहां पर उतारना, काफी कोशिश क्षेत्र में यादव में सेंध लगाई जाए, जैसा कि आपने कहा कि एआईएमआईएम को सीमांचल के क्षेत्र में उतारना ताकि जो अल्पसंख्यक वोट है उसमें कुछ सेंधमारी की जाए। तो ये सारी स्ट्रैटेजी की गई है हर तरह से, लेकिन क्या वो रणनीति काम आई है? क्योंकि अभी जैसा कि कहा कि जो अंतर है एनडीए 82, महागठबंधन 71, तकरीबन 11 सीटों का यहां पर अंतर दिखाई दे रहा है, जो शुरुआती रुझान हमें जो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है, जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो आरजेडी है यहां पर अगर ये ट्रेंड ऐसे ही रहता है तो लालू प्रसाद यादव का बड़बोलापन ले जाएगा, ले डूबेगा ये महागठबंधन को। आप देखिए ना, उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब दिख रहा है यहां पर, 20 सीटों पे आगे दिखाई दे रहे हैं। विनोद जी, अगर हम अभी तक के जो रुझान है इसी के आधार पर चर्चा करें
तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी शायद भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो सकते हैं, क्योंकि अगर जरा सा भी महागठबंधन आगे बढ़त बना पाए तो वैसी सूरत में बीजेपी तो आगे बढ़ रही है लेकिन सहयोगी आगे बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे, और ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। इधर एनडीए के सहयोगी उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उधर आरजेडी का भी जो है जी, जो परफॉर्मेंस है जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा। अब आगे क्या होता है स्थिति, जेडीयू ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज लग रही है कि शायद वोट ट्रांसफर वाला जो मामला है वो चाहे बीजेपी का वोट सहयोगियों के लिए ट्रांसफर ना हुआ हो या जेडीयू का वोट जो है आरजेडी के लिए ट्रांसफर नहीं हुआ, ये भी एक मुझे लगता है एक प्रश्न उठेगा अगर इसी तरह से परिणाम आते हैं तो। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें, आप यहां देख रहे हैं लगातार 161 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं 243 सीटों की विधानसभा में, जिसमें 85 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन 71 सीटों पर आगे चल रहा है। अन्य के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ एक तरह से देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिख रही है। 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जहां की महागठबंधन में जेडीयू सबसे अपने अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर है, 44 सीटें जेडीयू के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो आंकड़े लगातार बदल रहे हैं उसमें एक बात अभी दिख रही है कि लगभग पिछले 15 मिनट से महागठबंधन की सीटें लगभग उतनी की उतनी ही हैं। अब बीजेपी एनडीए लगातार बढ़ता जा रहा है, एनडीए लगातार बढ़ रहा है, उसमें भी बीजेपी अगर आप देखेंगे जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि शायद अभी शहरी क्षेत्रों के ज्यादा ईवीएम्स के रुझान आते दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की ईवीएम्स के रुझान अगर कम आएंगे तो शायद ये ट्रेंड बना रहे। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम ईवीएम्स के रुझान सामने नहीं आ जाते, शायद मुखर तौर पर इस चर्चा को बहुत आगे ले जा पाना उतना आसान नहीं होगा। सुब्रतो जी, अगर हम इस ट्रेंड के आधार पर बात करें तो अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो क्या यह कहना गलत होगा कि दरअसल इस महागठबंधन को, जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के महागठबंधन की बात करें, इस महागठबंधन को लेकर बीजेपी चली जरूर लेकिन उसे पता था कि उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। सबसे बड़ी पार्टी जरूर रही, सबसे ज्यादा उम्मीदवार, सबसे ज्यादा पैसे, सबसे ज्यादा कैंपेनिंग, बीजेपी ने अपना सब कुछ किया, लेकिन अपने सहयोगियों से बहुत ज्यादा उम्मीद बीजेपी को शायद नहीं मिल पाएगी। नहीं, मेरे ख्याल इनका उम्मीद ज्यादा पहले था भी नहीं, पर ये जरूरत ये होती है कि आपका जो स्पॉइलर का रोल है जी, बीजेपी ने ये देखा कि वो लोग हम हार भी जाएं फिर भी हम जितना कंटेस्ट कर रहे हैं उधर जो सपोर्ट हमें मिलेगा उससे हम सरकार शायद निकाल लें, क्योंकि देखिए वो मल्टी कंटेस्ट होता है फिर तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। स्पॉइलर का रोल रोकने के लिए बीजेपी ने पूरा कोशिश किया। एक चीज यहां पर बोल रहे हैं सुब्रतो मुखर्जी साहब की वो रणनीति चुनाव में जब रखी जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि सेम जाति के व्यक्ति को खड़ा किया जाए जिसका क्षेत्र में अच्छा जनाधार है, और बिहार में ये अमूमन हमेशा देखा गया है। और अगर आप देखेंगे ये नतीजे जो हमें बदलते दिखाई दे रहे हैं, जो विनिंग मार्जिन होगा जैसे अजय शुरू में कह रहे थे, वो हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। और आखिर तक जब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आ जाते हम कोई स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे कहने की किसी साहब कौन सा गठबंधन चुनाव सरकार बनाने के नजदीक पहुंच गया है। नहीं, ये तो एकदम सही बात आपने कहा है। जो कांटे की टक्कर जैसे एग्जिट पोल ने बोला तो वो लग रहा है कि सही निकला है, पर फिर भी मैं कहूंगा आप देखिए दोनों तरफ एक चीज है, जेडीयू का जो सपोर्ट बेस है वो एकदम ठीक रहा, नीतीश के लिए काफी सेटिस्फैक्शन है, पर उनके भी लिए अलाइज महंगा पड़ रहा है, बीजेपी के लिए भी वही हो रहा है। यहाँ पर दो चीजें हैं बहुत संक्षेप में आप देखें, आरएलएसपी स्पॉइलर दिखाई दे रही है तो उधर आरजेडी स्पॉइलर दिखा रही है शुरुआती रुझानों में। आरएलएसपी 3 और आरजेडी 101 लड़ने के बावजूद 20 पे अभी तक रुझानों में उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। विनोद जी, मैं इस पर कुछ बोलूंगा जी, अभी हम इनको स्पॉइलर खाली नंबर गेम पे कह रहे हैं, लेकिन इनके वोट जो बीजेपी को मिले हैं या जो आरजेडी के वोट जेडीयू को मिले हैं, तो ऐसा अगर मान लीजिए उनको आप माइनस कर देंगे तो शायद बीजेपी की टैली भी नीचे आ जाएगी, ये भी देखना पड़ेगा। तो स्पॉइलर जो है, स्पॉइलर रिजल्ट को देखते हैं आप जो सामने आपके ना, नहीं ये तो नंबर है, वोट किसने ट्रांसफर किया मायने नहीं। लेकिन अगर 20 सीट वाले मांझी के वोट अगर बीजेपी को नहीं मिल रहे होते तो शायद बीजेपी के भी 67 से आप आगे न जा पा रहे होते, ये भी एक फैक्टर है। अगर लालू यादव का वोट नीतीश कुमार को न मिल रहा होता तो ये भी आप देखिए, खाली स्पॉइलर की मत कहिए, वो जब आप दौड़ में चलते हैं विरोध जी अभी जाहिर सी बात अभी बहुत कुछ चर्चा 14 सीटों का डिफरेंस है और अभी तो वोट शेयर में जब चर्चा करेंगे एक टिप्पणी विनोद जी मैं आप दरअसल आप तीनों से ये टिप्पणी चाहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता
बिहार में खुलना, इसका मायने बिहार के लिए क्या है? क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य हमेशा से माना जाता रहा जहां सांप्रदायिक आधार पर मतदान बहुत कम हुआ करता था, जातीय आधार बड़ा था। नहीं, इसमें देखिए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की 24 सीटों पर लड़ना चाहते थे जी, लेकिन फिर वो सिमट के 6 सीटों पर लड़े। और जो कैंडिडेट जीत रहे हैं उनके बारे में पता करिएगा उनका अपना आधार कितना है, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है या मेरा अनुमान है वो जो आरजेडी से के बागी नेता थे, बिल्कुल शायद वही सीट होगी जो शायद वही सीट होगी और उनका अपना निजी आधार भी नहीं मिला उन्हें, इसलिए। और मैं इसका एक उदाहरण दूंगा कि उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव में पीस पार्टी के 4 जीत के आए थे, और वो चारों जो असदुद्दीन ओवैसी जैसी ही तरीके से पीस पार्टी में डॉक्टर अयूब लड़े थे, और वो चारों जो जीते थे डॉक्टर अयूब को छोड़ के अपने वोट बैंक के आधार पर जीते थे, अखिलेश सिंह और 2 और थे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर। मैं यहाँ पर विनोद जी आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा ना वोट ट्रांसफर, तो हम क्या माने कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर आरजेडी के लिए नहीं हुआ और इसीलिए आरजेडी पिछले हम 15-20 मिनट से देख रहे हैं 20 पे टिका हुआ है? नहीं, मैं इसको ये कहूंगा कि अभी हम लोग बहुत जल्दी निष्कर्ष न निकालें। अभी वोट शेयर्स का भी जो फिगर आएगी उसके बाद चीजें पता लगेंगी, क्योंकि अभी जैसे आप खुद ही कह रहे थे कि अर्बन ट्रेंड भी है। अगर शुरुआती अर्बन रुझान है तो आरजेडी का बेस गांव शहरों में नहीं है, जेडीयू के प्रति शहरों में सहानुभूति है। जिस तरीके से बढ़त मिल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ जेडीयू, और इन दोनों पार्टियों को ही लगातार बढ़त बहुत ज्यादा मिल रही है, मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। अर्बन सीट्स पे जो है बीजेपी का तो पुराना आधार है, जेडीयू ने भी अपनी जगह बनाई है नीतीश कुमार की पॉपुलरिटी की वजह से। और जब ब्रेकअप आएगा तो हम देखेंगे कौन कौन सी सीट पर कौन कहां जीते। मुकेश जी, अब यहीं पर एक बड़ा सवाल आज शायद कांग्रेस के लिए भी खड़ा होता है। बिहार जैसे राज्य में जहां पर कांग्रेस का अस्तित्व लगभग नगण्य हो चुका और उसके लिए बहुत बड़े हद तक लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपना अस्तित्व ढूंढती रही और नीतीश कुमार के साथ जाकर उन्होंने एक तरह से अपना बेस बनाया, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर पाई। लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया बिहार में। इसके बावजूद आपकी मजबूरी है, आप आज भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बिहार से क्या सबक लेंगे आप? जैसा कि आप खुद कह रहे हैं स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, सबक क्या लेंगे ये बताइए। मैं दो बातें कहना चाहता हूं भाई साहब, थोड़ा सुनने की कृपा करें जी। पहली बात तो यह है कि जिस राज्य में भी कांग्रेस ने रीजनल पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया वहां कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई। हमने उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ समझौता किया था, हम उत्तर प्रदेश में हम बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए। हमने बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के साथ 1990 के बाद जो कांग्रेस का निरंतर कांग्रेस कमजोर हुई है, उसका कारण है कि हम राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद रीजनल पार्टी के साथ समझौते में चले गए, और जहां जहां भी कांग्रेस ने जिस राज्य में भी ऐसा किया है वहां कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में और दूसरे राज्यों में बीजेपी हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का एडवांटेज लेती है और उसमें बीजेपी माहिर है। शुरू में ही जैसे चुनाव शुरू हुआ था वैसे ही जब मुलायम सिंह यादव महागठबंधन में शामिल नहीं हुए जी, जब 2009 में आप ये हिम्मत नहीं जुटा पाए एकला चलो की, जब आपके लोकसभा में इतना जबरदस्त समर्थन मिला था, आज उस स्थिति में तो आप है ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। लेकिन श्याम जाजू साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ है। श्याम जाजू साहब, आपका जो स्ट्राइक रेट शुरुआती रुझानों के हिसाब से दिलचस्प दिखाई दे रहा है, भरोसा है कि ये नतीजों में निकल कर आएगा? निश्चित रूप से बिहार में आज जो शुरुआती रुझान है ये आखिर तक रहेंगे। हम शुरू से कॉन्फिडेंटली कह रहे थे बिहार में इस बार परिवर्तन हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को सराहा गया। अमित शाह जी ने जिस प्रकार का कैंपेन का नेतृत्व किया, पूरे पार्टी को एक्टिवेट किया, और दिखेंगे कि परंपरागत इक्वेशन छोड़कर जी बिहार ने इस बार वोटिंग किया है और हम वहां मेजोरिटी में आने जा रहे हैं। श्याम जी, अब एक तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी ये देखिए शुरुआती रुझान है, जाहिर सी बात है पूर्णतः कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी अच्छा दिख रहा है रुझानों के आधार पर, ठीक वैसे ही जेडीयू का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। 48 सीटों पर जेडीयू आगे है अभी हमारे जो आंकड़े सामने है, और 100 सीटों पर ही जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जेडीयू ने बहुत कुछ खोया नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है, आप 90 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं आपके पूरे गठबंधन की बात करें तो, लेकिन जेडीयू को आप रूल आउट नहीं कर पा रहे। चुनाव में जब हम सामने गए हैं तब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर सत्ता में था।
हम जब आगे है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए आगे है, इसका मतलब रूलिंग पार्टी का गठबंधन पीछे जा रहा है। तो अपने आप में ये परिवर्तन हो रहा है। बिहार में ये किसी ने इसके पहले इमेजिन भी नहीं किया था कि इस प्रकार का विकास का एजेंडा और मोदी जी का नेतृत्व वहां पर काम करेगा। तो मैं श्याम जाजू साहब, मैं ये कहूं, आज लालकृष्ण आडवाणी जी को आप बर्थडे गिफ्ट देंगे बिहार चुनाव जीतने का? हाँ, निश्चित रूप से आडवाणी जी ने जो आज तक की तपस्या की है, उनकी तपस्या का ये फल है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी बिहार में मैं सत्ता में इतना कहना चाहूंगा कि वो इस बर्थडे गिफ्ट से खुश होंगे या नहीं होंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। जाजू साहब, हम लोग आपके पास आज तक की तपस्या की है, उनकी तपस्या का ये फल है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी बिहार में मैं सत्ता में इतना कहना चाहूंगा कि वो इस बर्थडे गिफ्ट से खुश होंगे या नहीं होंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। जाजू साहब, हम लोग आपके पास आ रहे हैं, अभी हम आपको निश्चित रूप से खुश होंगे। बिल्कुल, अभी आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन की बधाई देने के लिए लालकृष्ण आडवाणी के घर पर जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें अभी हम आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। ऐसी धारणा रही कि लालकृष्ण आडवाणी बहुत खुश नहीं रहे मोदी सरकार से, और खास करके उन्होंने कई मौके पर ऐसा बताया गया और सांकेतिक तौर पर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर हमेशा अपना पक्ष सामने रखा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच में हल्की दूरी की बात कही गई थी। लेकिन अभी आपके सामने ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उप प्रधानमंत्री के ओहदे पर भी रह चुके हैं, उनके पास उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। अच्छा, सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि आप प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि आज लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी की बिहार जीत से खुश होंगे या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपने ठीक कहा कि बीजेपी का जो मार्गदर्शक मंडल है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, लालकृष्ण आडवाणी हैं, यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं को रखा गया है। लेकिन अभी जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि यूपीए पॉलिसी प्लस काउ, उसके बाद देश में एक नई डिबेट शुरू हो गई कि दरअसल हो क्या रहा है। और नीतीश, वो जो जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, वो बहुत क्लोज माने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी के। बहरहाल बधाई जरूर दी है, खुद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी याद रखना होगा कि 2002 में जो लालकृष्ण आडवाणी ने भूमिका निभाई थी नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाए रखने पे, शायद मुझे लगता है उसी के लिए वो बर्थडे के तौर पे खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। श्याम जाजू जी, अब आइए जरा हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। जो फासला है, अभी जो रुझान आ रहे हैं, उसके आधार पर फासला बहुत ज्यादा नहीं है। 90 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है और महागठबंधन 75 सीटों पर आगे है। अगर ऐसी सूरत रही तो जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बना पाएंगे, शायद ऐसा ना हो पाएगा। उस सूरत में क्या होगा अगर ऐसा होता है तो? बिहार में निश्चित रूप से कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलने वाली है। शुरुआती रुझान से लेकर अब तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि महागठबंधन आगे है। एनडीए के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन शुरू से बढ़त बनाए हुआ है और आने वाले चुनाव में भी, आने वाले ये रुझान में भी हम ये साबित कर रहे हैं कि वहां हमारे कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी। श्याम जाजू साहब, आप जैसे नेता जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, आप लोगों को सांस में सांस आ रही होगी, बिहार जीतेंगे तो हमारा टेम्पो बना रहेगा, क्योंकि दिल्ली के हार के बाद थोड़ा निराशा थी। आपके लिए भी ये चैन की सांस की तरह होगा अगर आप जीतते हैं तो? बिहार ये सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अलर्ट स्टेट है। आज तक का इतिहास यही कह रहा है कि बिहार का आदमी पिछड़ा हुआ प्रदेश होगा, बिहार का आदमी गरीब होगा, पर बिहार का आदमी ठीक ढंग से सोचता है। आज तक जब जब भी परिवर्तन का माहौल शुरू हुआ, बिहार ने उसका नेतृत्व किया है और बहुत अच्छी परंपरा बिहार की रही है। तो इस बार परंपरागत जातिगत इक्वेशन से कुछ हटकर बिहार रिजल्ट देने जा रहा है, ये हम पहले से कह रहे हैं। श्याम जाजू साहब, मैं यहाँ पर रोकूंगा। अजय, देखिए, अब जो आरजेडी ने बढ़त बनानी शुरू की है और ये बात है कि महागठबंधन को अगर एनडीए के समकक्ष लाके खड़ा करना है, अब सारा दारोमदार जो है वो लालू प्रसाद की आरजेडी के ऊपर होगा, क्योंकि अगर इनका स्ट्राइक रेट इसी तरह रहता है तो जाहिर है एनडीए की सरकार बनना तय है, अभी तक के रुझानों के लिहाज से। बिल्कुल। और एक श्याम जाजू जी, शायद आपने अभी तक कहा ये हमारे पास तो ऐसे रुझान नहीं है, लेकिन हाँ, एक विश्वसनीय वेबसाइट पर यह रुझान है। 103 सीटों पर महागठबंधन आगे और 92 सीटों पर एनडीए आगे।
फर्ज कीजिए कि यही सूरत बनती दिखाई देगी तो शायद आपके दावे सही नहीं होंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं ये हमारे रुझान नहीं है, हमें अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए आगे हैं, लेकिन कुछ और दूसरे जगहों पर टीवी इस के तरह माध्यम रुझान भी से हैं। जो न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जो बताया जा रहा है, एनडीए का गठबंधन आगे है और महागठबंधन पीछे है। जी नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसी सूरत होगी, और अगर ऐसा होगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत दावे कर रहे हैं और इसमें बात भी सही है। अमित शाह जी ने 100 से ज्यादा रैलियां खुद की हैं। इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किसी भी चुनाव में अपना ध्यान इस तरीके से बारीकी से दें, बहुत कम ऐसा होता दिखाई दिया है। तो अगर खुदा न खास्ता नतीजे आपके अनुरूप नहीं आए तो दिक्कत तो होगी आप लोग को। एक्सटेंशन का क्या होगा? अमित शाह जी का एक नेचर है, वो माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं जी। जब से उनके नेतृत्व में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, एक दिल्ली का अपवाद छोड़कर सभी राज्यों में हमने बहुत अच्छी बढ़त ली है और वहां हम सत्ता में आए हैं। वो विषय फिर महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का हो, जम्मू कश्मीर का हो या बिहार का हो। लेकिन दिल्ली अपवाद कैसे हो सकता है? दिल्ली को आप कहिए ना, आपकी हार थी, करारी हार थी, वो अपवाद क्यों है? अपवाद नहीं हो सकता, वो आपकी हार थी। दिल्ली की जनता पछता रही है। जिस उम्मीदों से उन्होंने दिल्ली का वोटिंग मैंडेट दिया था, उससे अब जनता उदास हो गई है, हताश हुई है, निराश हुई है। तो बिहार का ये इस बार की जीत पूरे देश में एक नई संजीवनी देगा। छोटी सी बात है, मैं यहाँ पर जंगल राज पार्ट 2 का नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया ना, अगर ये रुझान इसी तरह से रहे तो इसका मतलब उनका ये फॉर्मूला काम करता दिखाई दिया। जो डर उन्होंने पैदा किया, साहब लालू प्रसाद यादव आ जाएंगे तो क्या जंगल राज पार्ट 2 तो नहीं? हमें अपने दर्शकों को यहाँ एक बार फिर इस बात की ताकीद जरूर कर देनी चाहिए, ये शुरुआती रुझान है। बिल्कुल, कई अभी 38 जो जिले हैं बिहार में, उनमें से कई जिलों के अभी रुझान आने बाकी हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। 183 सीटों पर अभी रुझान आ रहे हैं, जिनमें से 94 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, महागठबंधन 84 सीटों पर आगे है। 10 सीटों का ही फासला है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, कई ऐसे दूसरे माध्यम हैं जिनके जरिए यह बताया जा रहा है कि दरअसल महागठबंधन आगे चल रहा है, और हो सकता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो तो जिन बिंदुओं पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, शायद उससे उलट रास्ता देखना पड़े, क्योंकि वो जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं वहां से अभी ट्रेंड्स बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आ रहे होंगे। और अगर हम औसत की बात देखें तो आज से साल 2014 से पहले तक तमाम विधानसभा चुनाव में 10 साढ़े 10 बजे से पहले तक रुझान सही तरीके से आ नहीं पाते थे। ये 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रुझान बहुत तेजी से आने लगे हैं। जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी की बात है। लेकिन आप देखिए ना, जैसे जैसे आरजेडी ऊपर आ रहा है वो गैप को दूर कर रहा है। जी रमेश, इसमें एक चीज जोड़ दूं, आप लोग आरजेडी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये जैसे जैसे रूरल सेक्टर्स के रुझान आएंगे, देहात के गांव के, आरजेडी की टैली बढ़ेगी, क्योंकि आरजेडी का पूरा बेस ही देहात में है। और जेडीयू ने चूंकि शहरों में भी इंप्रूव किया है पिछले, तो इसलिए जो जेडीयू का जो आपको दिखाई पड़ रहा है राइज, चूंकि भी तो मैं आपकी बात को अगर आगे लूं, आप एक तरह से कह रहे हैं कि महागठबंधन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बड़ा रिजल्ट देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक ट्रेंड बता रहा हूं वोट बैंक का। अभी बहुत अर्ली, जिस तरह से ये 84 और 94 का ये फर्क है, और आप वो वेबसाइट का जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें उल्टी फिगर है, तो अभी मतलब कहने का मतलब बहुत ही दौड़ जो है नेक टू नेक चल रही है। तो इसमें अभी कुछ भी भविष्यवाणी एक मैं बात कहूं, अजय, कल ज्योतिषियों ने कई भविष्यवाणी की थी। किसी ने कहा था कि साहब शनि दोष है लालू प्रसाद यादव की कुंडली में, किसी ने कहा कि नीतीश कुमार की साढ़े शादी है, किसी ने कहा कि मोदी और मांझी की जोड़ी जो है बहुत वेल कॉम्बिनेशन है। अब आ गए हैं जी बर्थडे विश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के घर पर है। अभी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए। और जो तमाम एक परसेप्शन अभी आप देख रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी खुद ही स्वागत करने के लिए अपने घर के बाहर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी ऐसे मौके में भावुक भी हो जाते हैं, अगर आपने कई मौकों में देखा होगा। जय कम से कम सुषमा स्वराज ने कई बार भाषण दिया और भावुक हो गए, और अभी हमें देखना होगा। और साथ ही साथ देखिए,
अगर ये जीत का सिलसिला यही रहता है तो एक तरह से नरेंद्र मोदी अपने को प्रोजेक्ट करेंगे, देखिए मेरे नेतृत्व में आपने कितने राज्य जीत लिए जो आप सोच भी नहीं सकते थे। नहीं, अब इसमें देखिए शायद विनोद जी और हमारे तमाम विश्लेषक इस पर ज्यादा बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। एक जमाने में नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच में नजदीकियां बहुत जबरदस्त थी। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर मौजूद हैं और आप ओपी माथुर साहब भी वहां दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी भी वहां मौजूद है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लगभग पूरा टॉप ब्रास एक तरह से लालकृष्ण आडवाणी के जी आडवाणी जी ही सबसे वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेता है, मार्गदर्शक है उनके, मार्गदर्शक उनको बना दिया गया है। हालांकि वो बिल्कुल कोई महत्वपूर्ण भूमिका लेने के लिए भी तैयार, आज भी तैयार हैं, लेकिन वो सबसे वरिष्ठ नेता है और सबसे आदरणीय सम्मानीय नेता है। तो निश्चित रूप से आज उनका जन्मदिन है और ऐसे मौके पर अगर अटल जी स्वस्थ होते तो शायद वो भी जाते उनको बधाई देने। लेकिन ये गिफ्ट जो मिलेगा बिहार की जीत का अगर मिलता है, आडवाणी जी से खुश होंगे? भाई जाहिर है अगर पार्टी जीतती है तो कोई नेता, जो आडवाणी जी का बड़ा योगदान है इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में, जहां भी आज की जीत से गिरिजा जी मुझे लगता है कि बिहार की जीत से बीजेपी के बहुत सारे नेता दुखी होंगे जो चाहते थे कि बिहार का चुनाव बीजेपी न जीते। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही उनके शब्दों में वो उस पर लगाम लगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आडवाणी जी जो है इस जीत से खुश होंगे। अभी देखिए अभी का जो ट्रेंड है उस पर जरूर टिप्पणी होनी चाहिए। देखिए आरजेडी 20 से जैसे ही 30 पहुंचा, जो डिफरेंस है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। यानी जैसा कि हम शुरू से कह रहे थे अजय, अगर एनडीए को पीछे करना है तो लालू प्रसाद यादव को बाद से ज्यादा नतीजों पे अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। आंकड़े जो बता रहे हैं वो अपने आप, श्याम जाजू आप हमारे साथ अगर हैं तो मैं जो अभी मौजूदा आंकड़े हैं उसके आधार पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। 96 सीटों पर हमारे हिसाब से एनडीए आगे चल रहा है और आप अभी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें 74 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आपके सहयोगी कुल मिलाकर 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सहयोगी आपके साथ कदम ताल नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वाकई में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हमारे सहयोगी रामविलास पासवान जी हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सब लोग साथ साथ में चल रहे हैं। चुनाव के कैंपेन में भी हमने देखा था, ये ऐसा गठबंधन चुनाव के पहले सिद्धांतों के आधार पर और जिस प्रकार का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुआ था, तो निश्चित रूप से एकजुटता से हम चुनाव लड़े हैं और चुनाव के रिजल्ट में भी वो साबित हो रहा है। ये प्रस्तुति हमारी यही बता रही है कि उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। मैं आपको आपकी प्रस्तुति सही से बता देता हूं, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आरएलएसपी है जितन राम मांझी का भी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही। अगर आप देखें श्याम जाजू जी, जितनी 25 सीटों पर मांझी यानी कि एचएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, उसमें 10 सीटों पर एचएम के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आपने करीबन 150 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए, 76 सीटों पर आपके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एलजेपी और आरएलएसपी की बात करते हैं, वैसे ही परफॉर्मेंस खराब होता दिखाई दे रहा है, रेशियो बहुत खराब है। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तो ये चुनाव के पहले वैचारिक आधार पे हुआ गठबंधन है। पूरी एकजुटता से हमने स्ट्रेटेजी बनाई, कैंपेनिंग हमारा इकट्ठा चला, सब नेता एक दूसरे के मंचों पर गए और बिहार की जनता को हमने ये बताया कि ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, ये चलने वाला है और बिहार के विकास के लिए बना हुआ ये गठबंधन है। ये दूसरे गठबंधन जैसा कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसी स्थिति नहीं है। ये चल देखते किसका भानुमति का किसका कुनबा आज बिगड़ता है, किसका जुड़ता है। बहरहाल एमजे अकबर साहब बीजेपी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जब लालू जी के एक बेटे ट्रेल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। नहीं, अभी खबर शायद बदली है, वो ट्रेल नहीं कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं और अब तो खबर ये भी आने लग गई जो मंत्री बनेंगे। जी, उनकी जानकारी शायद पहले की होगी, क्योंकि पहले तेज प्रताप जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं वो पीछे चल रहे थे, तेजस्वी जो कि छोटे बेटे थे वो भी पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी दोनों अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। हम आपको अभी ताजा रुझान बता दें, 192 सीटों पर के रुझान सामने आ रहे हैं, जिनमें 98 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन 89 सीटों पर आगे है। जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कांटे का मुकाबला है। और राहुल देव जी और इनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, अभी जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के रुझान बहुत नहीं आते दिखाई दे रहे। जब वो पूरी तस्वीर सामने आएगी तो क्या ये कांटे का मुकाबला महागठबंधन के हक में जाता दिखाई देगा?
नहीं अजय जी, अभी आपने कहा कि 190 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अगर 190 हैं तो ग्रामीण जो अर्बनाइजेशन है वहां पे 11% है, 90% वहां पे रूरल बिहार है जी। तो लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है। ट्रेंड्स बिल्कुल साफ आ गए हैं और ये भी कहना गलत होगा कि बीजेपी नहीं जीत रही है। ये कॉन्टिन्यूअस ये लीड मेंटेन कर रही है। अब ये रिवर्स होगा, मुझे जो मेरा अनुभव है। लेकिन हमारा एक तर्क है इसके पीछे, एनके सिंह साहब, आप अगर देखेंगे जब हम देख रहे थे बहुत देर तक 20 में आरजेडी बनी हुई थी, लेकिन अब ज्यादा राजनीतिक दल जो है 76 पे बीजेपी टिकी है, 50 पे जेडीयू टिकी है, 20 से लेकर 32 तक आरजेडी पहुंच चुकी है। इसके पीछे हमारा तर्क है कि साहब जैसे जैसे रूरल बेल्ट में अब सामने निकल कर आ रहा, आरजेडी अपनी बढ़त बना रही है। देखिए एक बात बताइए, रूरल वाले जो डॉक्ट्रिन हम लोग चल रहे हैं, बिहार में अर्बनाइजेशन ही 11% है, तो उसमें सब कुछ रूरल ही है। आपने जितने सीटों का दिखाया है वो तो 84% सीट है। शुरुआती में हम बैलेट बॉक्स की बात कर रहे थे, जहां से जो शुरुआती गणना हुई इस समय अब वो ट्रेंड पुराना नहीं होता कि काउंट कर रहे हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए वो फैक्टर नहीं है और अब हम लोग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तो आपके हिसाब से जो एनडीए की बढ़त है वो बढ़त उसी तरीके से रहेगी। एक चीज है कि सीमांचल में एस्टोनिशिंगली सीमांचल में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रेंड मेंटेन है। वहां पे उम्मीद थी कि महागठबंधन के ऊपर हो गया। तो आपके हिसाब से जो एनडीए की बढ़त है वो बढ़त उसी तरीके से रहेगी। एक चीज है कि सीमांचल में एस्टोनिशिंगली सीमांचल में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रेंड मेंटेन है। वहां पे उम्मीद थी कि महागठबंधन गेन करेगा, वो वहां पे काफी बुरी तरह से लूज। ओके, राहुल देव साहब, ये सीमांचल वाली बात पे ही मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं वाकई ऐसी तस्वीर है? अगर हां तो कारण क्या? जाहिर है कि ध्रुवीकरण हुआ, वहां पर काफी तीखा ध्रुवीकरण हुआ है और मुझे मन में तो ये आ रहा है कि हमने जो आखिरी चरण में देखा प्रधानमंत्री के अपने भाषणों में एक नया स्वर उभरा था, जो उन्होंने मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा एक उठाया था 5% तो पुराना एक वो निकाल के, तो वो निश्चित रूप से एक जमीनी फीडबैक पर आधारित उनकी रणनीति थी। उनके भाषणों का जो बदलता हुआ वो था और हम देख रहे हैं कि वहां पर ये इस तरह की ये ध्रुवीकरण हुआ है, तीखा हुआ है। MIM वहां पर जिस रूप में आया और MIM ने भी वहां पर एक मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ कि नहीं हुआ ये अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि कम से कम हिंदू ध्रुवीकरण तो निश्चय ही वहां पे हुआ है। पहले भी बीजेपी को वहां पर ऐसे फायदा होता रहा। तो ये जो मैं समझ चाहता हूं आप सबों को मैं रोक रहा हूं, लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। ANI जो कि न्यूज एजेंसी है, उसके आधार से, उसके हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 101 सीटों पर महागठबंधन के आगे चलने का दावा ANI कर रहा है और 70 से भी कम सीटों पर बीजेपी के आगे चलने का दावा ANI कर रहा है। ये न्यूज एजेंसी है जिसके हवाले से ये खबर अभी हम आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं इस पर ये बीजेपी गठबंधन 70 सीटों पर आगे और 101 सीटों पर महागठबंधन आगे। तो ये बिल्कुल दरअसल जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं उसके बिल्कुल अलग ट्रेंड्स ये आ रहे हैं। केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, जेडीयू के नेता? आइए सबसे पहले जिस तरह से 8 इंडिपेंडेंट आए हैं, उनके रुझान भी महागठबंधन समर्थक ही हैं। हमें आशा है कि नतीजा आते आते हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। सर, आडवाणी जी की आप बात करते हैं, आडवाणी जी का जन्मदिन भी है और उन्होंने सबसे जनता दल यू की तरफ से हम उनके लंबे जीवन की इच्छा रखते हैं, शुभकामना करते हैं और सबसे पहले नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 में ये घोषणा स्वयं श्री आडवाणी जी ने की थी। हम उनके शुक्रगुजार हैं। जी, ANI जाहिर सी बात है, अभी हम इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है ANI का कोई अपना आधार ही होगा। आदमी होता है, लेकिन इसका प्रोसेस ये है कि हर उसमें पोलिंग सेंटर पे ANI का एक आदमी है और वो फीडबैक देता है। ये इलेक्शन कमीशन का फीडबैक नहीं, वो काफी देर में आता है। मुझे 4 सीटें दिखा रहा है वो अभी ANI का जो लेटेस्ट अभी जो आया है रिलीज, जो ट्वीट पर अभी मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। महागठबंधन लीडिंग इन 119 सीट्स, NDA इन 76, अदर्स 9। सरप्राइजिंग है ये, और ये हो सकता है अगर ये ANI का डेटा है। ANI एक आदमी हर पोलिंग सेंटर पे इस समय रखा है, जो मेरी जानकारी है जी, और वहां से वो फीडबैक फोन से बताता है और इनके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये फीड करते हैं।
बिल्कुल, और इसी आधार पर अभी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने भी दरअसल यही लीड लिया है और उसके आधार पर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार भी इसी को लीड चला रहा है। तो जाहिर सी बात है, दो अलग अगर ये ट्रेंड आता है तो मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव के जो घर पे है वो हमें थोड़ा बहुत देखने को अपने ट्रेंड्स पर बात करें, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्शन कमीशन के हमारा ट्रेंड भी कम हो गया। अजय, अगर आप देखें महागठबंधन और 100 दिखाना चाहिए जी, अभी 6 ये 2 का अंतर आ गया। आप देखिए एनडीए 100, महागठबंधन 98। यहाँ भी आप लीड आ रहे हैं, लेकिन स्लो है इनका प्रोसेस। बिल्कुल, ये अभी हमारे पास इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है जिसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी 203 सीटों के रुझान सामने है, जिसमें 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन ने हासिल कर लिया है और दूसरी तरफ महागठबंधन 98 सीटों पर आगे है, यानी कि सिर्फ 2 सीटों का फासला। क्या वाकई में तस्वीर बदल सकती है? आरजेडी 40 सीटों पर आसपास अपनी बढ़त बनाए हुए, जेडीयू 52 सीटों पर बढ़त है, भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उनके सहयोगियों की सीटें नहीं बढ़ रही हैं और शायद ये चिंता का विषय लगातार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी जो ट्रेंड्स हमारे पास आ रहे हैं उसके आधार पर 103 सीटों पर एनडीए आगे है और महागठबंधन 98 सीटों पर आगे है। अगर हम एएनआई की बात करें, जिसकी चर्चा हम आपसे लगातार कर रहे हैं, अगर एएनआई के आंकड़ों पर देखें तो एएनआई के हिसाब से एनडीए गठबंधन पीछे चल रहा है। 76 सीटों पर एनडीए गठबंधन है और 119 सीटों पर महागठबंधन आगे है। अब जाहिर सी बात है, 2 अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं और 2 अलग तस्वीरें बनती दिखाई दे रही हैं। श्याम जाजू जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं, एएनआई का जो ये आंकड़ा अभी सामने आ रहा है उसके आधार पर आप बहुत पीछे चल रहे हैं। नहीं, एएनआई का आंकड़ा कौन से सोर्स से और कैसे वो दे रहे हैं मुझे मालूम नहीं। सभी टीवी के माध्यम से जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे, शुरुआती रुझान से लेकर अब तक हम ही आगे हैं और हम ही आगे रहने वाले हैं। हमें कॉन्फिडेंस है, हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में वहां पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इंडिया का राज वहां पर आएगा। 98 का हो गया है सर, लेकिन ये जो एएनआई की ओर से आया जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है सर। ये डिफरेंस तकरीबन 40-45 सीटों का डिफरेंस है। और अगर इसके साथ साथ मैं अपनी बात भी इसमें जोड़ दूं, जो फासला है आपके और महागठबंधन के बीच में, हमारे आंकड़ों के हिसाब से भी सिर्फ 5 सीटों का रह गया है। 103 बनाम 98, वाकई में बड़ा कांटे का मुकाबला है जावेद साहब। तो भी मैं कह रहा हूं कि आखिरी होने तक हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में आएंगे। कोई हंग असेंबली आने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का राज वहां पर आएगा। मैं एक जाजू साहब एएनआई के डेटा को आप शायद चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी राज्यसभा टीवी ने अपना डेटा जारी किया है। महागठबंधन 104 सीट पर आगे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 100 सीटों पर आगे। राज्यसभा टीवी का ये आंकड़ा मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं। जाजू साहब, 2 अलग तरीके की तस्वीर उभर रही। ये रुझान है जी, रुझान में शुरुआत से ही हम आगे हैं और आगे रहेंगे। चलिए, एक बात यहाँ पर जो और कौन सा भी एरिया ऐसा नहीं है जी। ओके, एक आंकड़ा जो यहाँ पर निकल के आ रहा है राहुल देव साहब, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से महागठबंधन का जो रुझानों का ट्रेंड आ रहा है, इससे ये कम से कम शुरुआती तौर पे ये सच साबित हो रहा है, जो कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखकर ये महागठबंधन आगे आया था, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है इन रुझानों में। जो एक बहुत बुनियादी गणित पर उनकी आशाएं जो थी, वो गणित लग रहा है कि बिल्कुल सही था, वो हुआ है। और जो कुछ आशंकाएं हम लोगों को थी कि कुछ बड़े प्रश्न हैं, अपनी निजी लोकप्रियता के बावजूद नरेंद्र मोदी के सभाओं में जो खूब जबरदस्त भीड़ रही, उसके बावजूद एक बड़ा प्रश्न यह था, बिहार की जनता को तय करना था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार के टक्कर में दूसरा मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाने वाला कौन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर न करना उनके ये गठबंधन महागठबंधन के पक्ष में गया। 2 कारण रहे हैं। एक तो ये कि उन्होंने कोई मुख्यमंत्री अपना जाहिर नहीं किया और उसको बढ़ाया नहीं उन्होंने। वहां पे दूसरे नंबर का भी कोई नेता दिखा नहीं बीजेपी में, सब तीसरे नंबर पे रहे प्रधानमंत्री, उसके बाद बिल्कुल एक सी कतार। और दूसरी चीज की जो इनका लालू के से नुकसान होगा ऐसा जो लग रहा था, वो भी नहीं। लालू का अपना जो एक वोट का आधार है वो लगातार बना रहा है और ये हमने देखा है कि जितने भी चुनाव हुए हैं, कभी भी 20
प्रतिशत से नीचे खराब से खराब स्थिति में भी हो गया नहीं, वो लग रहा है कि इस बार वो बढ़ा है। चर्चा ना करें, बहुत बिल्कुल, लेकिन अभी क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो वाकई में बड़ा भ्रमित करने वाला डेटा है, और ये वाकई अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बताना चाहेंगे। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जो डेटा आ रहा है उसके आधार पर महागठबंधन 98 सीटों के साथ आगे है, जबकि एनडीए, माफ कीजिएगा, यह आंकड़ा अभी बदल गया है, यह आंकड़ा अभी बदल गया है। महागठबंधन 102 सीटों के साथ आगे और एनडीए 99 सीटों के साथ आगे, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। और इसी के आधार पर हमने अभी कुछ ही देर पहले आपके सामने ANI जो न्यूज एजेंसी है उसका भी डेटा सामने रखा था, और उसके आधार पर महागठबंधन 119 सीटों पर आगे चल रहा था और एनडीए 77 सीटों पर आगे चल रहा था। उसके साथ साथ राज्यसभा टीवी ने ये डेटा जारी किया है, 107 सीटों पर महागठबंधन कैसे करते हैं जी, वहां पे ANI या एक दो चैनल, राज्यसभा टीवी का डेटा भी है जो कि दरअसल इलेक्शन कमीशन के आधार पर होगा, वो 107 और 100 के आंकड़े पर है। जी बिल्कुल, राज्यसभा तो इलेक्शन कमीशन ही लेगा, लेकिन बाकी जो 107 महागठबंधन और अब देखिए आरजेडी ऑफिस की तस्वीर है, यानी लालू प्रसाद यादव के, हमने कहा कि जैसे ही अगर कुछ रुझान इस तरह आएगा सवेरे बीजेपी में ये हो रहा जरूर होगी। अब वो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, वहां पर ढोल वाले को बुलाया गया है, डांस भी चल रहा है, सुबह सुबह लालू जी ने गुड मॉर्निंग भी कर दिया है। मिठाई और रहू मछली नहीं भूलना चाहिए लालू जी के लिए, एक बहुत बड़े तसले में वो मछली वहां पहुंची है, जाहिर सी बात है उसकी तैयारियां तो होगी, भोज भात तो होगा, वो खाने वाली नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, बिहार में रहू मछली शुभ मानी जाती है, तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको दिखाई जाती है। उनके एक कार्यकर्ता ने कहा कि वो लालू जी के लिए खास करके अपने तालाब से लेकर आया, बहुत बड़े तसले में लेकर आया। तो माना ही जाता था आम और अग्निहोत्री जी, हमारे ज्यादातर ज्योतिष कह रहे थे कि नीतीश कुमार को 7.5 है शनि की, और लालू प्रसाद यादव के 2 ग्रह एक जगह दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल लग रही, जबकि मोदी और मांझी की जोड़ी जो है वो जीत के करीब है। देखिए सबसे बड़ी ज्योतिष जनता होती है, वो तय करती है। बाकी हम लोग सब लोग, चाहे हम विश्लेषक हों, चाहे वो सेफोलॉजिस्ट हों, चाहे ज्योतिषी हों, अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं, उनका ग्रहों की गणना का होता है। अरे ज्योतिषियों पर भी तो 7.5 ही चल सकती है ना। जाजू साहब, अगर यही 7.5 भी बात कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि 7.5 भारतीय जनता पार्टी पर चढ़ जाए, क्योंकि विपक्षियों को और विरोधियों को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो गए तो। ANI का 119 सीटों पे महागठबंधन आगे और 91 पे बीजेपी, लेकिन बन गई अभी अच्छा, यहाँ पर अगर आप में से कोई कांग्रेस पे टिप्पणी कर दे, वो 7 पे जरूर टिके हुए हैं, लेकिन 7 भी उनके लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस के तौर पे है। बिल्कुल है, 7 इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस है कि 8.6% सपोर्ट बेस है, और 7 भी अगर आता, यही उम्मीद थी कांग्रेस से, 10 या 12 से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, तो 7 पे टिक गए हैं, हो सकता है 1-2 और बढ़ जाए, तो ये मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन आज नीतीश कुमार जब टीवी देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि प्रभु ये ट्रेंड जारी रहे, आरजेडी हमसे नीचे ही रहे, ताकि ज्यादा बार्गेनिंग पावर लालू प्रसाद यादव के पास ना हो। अभी उनकी इच्छा ये है कि चाहे जैसे आगे पीछे हो, बहुमत मिले, क्योंकि अगर कम ज्यादा चक्कर पड़ गए तो फिर वो आंकड़ा भी तो छूना जरूरी है। देख रहे हैं तो बहुमत क्रॉस कर जाएंगे। मैं एक सवाल आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उसका 56 और 41 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी स्ट्राइक रेट यहाँ पर ज्यादा है। मैं देवंत से कह रहा हूं, क्योंकि यादव ने पूरा का पूरा ट्रांसफर किया है अपना वोट, क्योंकि पावर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट था उसके पास। सिंह साहब, इसलिए सवाल ये अब यहाँ पे है कि अगर यही ट्रेंड रहे और सरकार अगर महागठबंधन की बन गई, तो यहाँ बार्गेनिंग किसकी ज्यादा होगी? नहीं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को हर हालत में लालू यादव का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। अभी जो आप देख रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास 40 की कमी कम से कम रहेगी, और वो 40 किसी भी कॉर्नर से पूरा होने सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन सरकार में चलेगी किसकी? क्योंकि अगर दोनों पार्टियों के पास लगभग बराबर के विधायक रहेंगे, तो फिर वो एक तरह से बराबरी का मुकाबला रहेगा। क्यों कह रहे हैं, अगर 30 भी हैं और वो अपरिहार्यता है, उसके बिना नहीं चल सकती, तो वो बार्गेनिंग बढ़ा लेगा अपनी। लेकिन राहुल जी, क्या आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव, जो कि हर समय उंगली टेढ़ी करने में बड़े माहिर हैं, अच्छे से अच्छे लोगों को ब्लैकमेल कर पाते हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने राज्य में निपटा दिया, पता चला कि कल को नीतीश कुमार के पूरे बेस को ही खत्म कर गए? वो कर सकते हैं,
लालू जी की क्षमता के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं, मुझे भी नहीं है, और उनकी अपनी प्रकृति है कि वो बहुत शांत अनुशासित तरीके से राजनीति में वो बैठे रहें और नीतीश कुमार को सारा श्रेय ले जाने दें, उनको सारे फैसले करने दें। ये नहीं होने वाला है। तो ये खींचतान और कशमकश वहां लेकिन एक तारीफ लालू प्रसाद यादव की करनी होगी, वो शुरू से यूपीए के साथ लगे रहे और उन्होंने उससे इधर और उधर नहीं किया किसी भी स्थिति में। जबरदस्त। राहुल गांधी ने उनका करियर जरूर चौपट किया, लेकिन वो फिर भी आज महागठबंधन के साथ है। सोनिया गांधी की तारीफ करते हैं, बिल्कुल हमेशा तारीफ करते हैं, राहुल गांधी की नहीं करते। लेकिन चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये पल पल जो रुझान बदल रहे हैं, ये बिहार की तस्वीर को एक दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन मगध का सिरमौर कौन होगा, थोड़ी देर में 1 घंटे में तकरीबन ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं।